नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्लास चला रहे हैं करंट अफेयर की, जो आय दृष्टि करंट अफेयर घटना चक्र की उसकी, इसके तहत हमने 7-8 क्लासेस कर लिए हैं पहले, ठीक है। तो यह क्लासेस मतलब कि ये दिवाली की वजह से 2-3 दिन बीच में नहीं आ पाई थी, तो आप लोग अच्छे से दिवाली मनाए होंगे और अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, तो इसीलिए क्लासेस 2-3 दिन तक बंद थी, ठीक है। तो अब फिर से ये पुनः उसको शुरू किया जाएगा और अच्छे से फिर अब पेपर जो आने वाला है आगामी आपका, चाहे यूपी पीसीएस का प्री हो, चाहे आर का प्री एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का प्री एग्जाम हो, क्योंकि सारे पेपर आपके दिसंबर माह में लगे हुए हैं। सारे परीक्षाओं से पहले इसको अच्छे से कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो जो ये हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। आप बाद में उसको रिवीजन करें तो आपको जिससे पूरा ना पढ़ना पड़े, आप अंडरलाइन वाले पॉइंट को चाहे लिख लें, चाहे नोट्स बना लें, और चाहे ऐसे ही पढ़ सकते हैं वीडियो की मदद से, ठीक है। तो जो भी साथी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं आय दृष्टि घटना चक्र मैगजीन की, तो आप जाके देख सकते हैं। आय दृष्टि 2024 करके एक हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको जाकर देख सकते हैं, पुराने वीडियोस को रिवीजन कर सकते हैं। जो साथी क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ना चाहते हैं वो भी जाकर पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, जिसमें हमने जुलाई अगस्त के क्रॉनिकल को अच्छे से करा दिया है। अब कुछ दिन से क्रॉनिकल मैगजीन की सितंबर महीने क्लास नहीं आ पा रही है, जल्द ही उसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो सितंबर महीने की 10 क्लासेस कराई गई हैं और पुनः उसको प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा वो क्लासेस नहीं चल पा रही है, लेकिन उसको पुनः शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्लास को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आपको पता होगा कि हम प्रत्येक क्लास में 4 पॉइंट को कवर करते हैं और कोशिश करता है कि अगर छोटा पॉइंट रहे तो 5 पॉइंट कवर करें, ठीक है। तो आज के जो 4 पॉइंट्स हैं कौन कौन से रहेंगे? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, इसको हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई है, उत्तराखंड पहला राज्य बना है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बारे में, तो श्री राम जन्मभूमि के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ उसमें, क्या क्या विशेषता है उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये 4 पॉइंट हैं, हम इसको पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट को शुरू कर रहे हैं और अच्छे से उसको एलिबरेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका है कि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, ये कहाँ पे हुआ है देखिए। तो देवभूमि द्वारका में, द्वारका गुजरात का खाड़ी में, देवभूमि द्वारका गुजरात का खाड़ी में दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक जिला है। स्थित द्वारका नगर हिंदुओं के 4, देखो द्वारका नगर जो है हिंदुओं के 4 पवित्र स्थलों से एक है, जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में, पुरी जो जगन्नाथ पुरी है उड़ीसा का, और रामेश्वरम तमिलनाडु का, ये 4 धाम है, ठीक है, कहा जाता है। तो किस पे स्थित है? देखिए देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका एक छोटा द्वीप समूह है, ठीक है। तो देवभूमि जो द्वारका है उसमें बेट द्वारका है, एक छोटा सा द्वीप समूह है। थोड़ा सा आगे जाएंगे आप समुद्र के अंदर, तो बेट द्वारका नाम का एक छोटा सा द्वीप समूह है, ठीक है। यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है। अभी तक इस द्वीप का तक केवल छोटी नावें द्वारा ही पहुंचा जा सकता था, जो बेट द्वारका और ओखा के नौका टर्मिनलों के माध्यम से नियंत्रित एवं चयनित होता था। बेट द्वारका द्वीप यहाँ स्थित मंदिर एवं समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप के लिए स्थित मुख्य पर्यटक आकर्षण स्थल बेट द्वारकाधीश्वर मंदिर है। तो जो बेट द्वारका द्वीप है उसमें ही बेट द्वारकाधीश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। जो द्वारका जिला है दक्षिण भाग में स्थित है गुजरात के, उससे थोड़ा और समुद्र के अंदर 9 किलोमीटर लगभग जाने पर यह द्वीप मिलता है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य क्या है? देखिए 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। तो अभी तक तो द्वारका के बारे में बता रहे थे, तो ये करंट अफेयर है कि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को मोदी ने किया है, ठीक है। ये सेतु ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। तो जो ओखा की मुख्य भूमि है, पहले नाव से जाया जाता था, अब उस पर एक पुल बना दिया गया जिसको देव क्या कहता है, उसको क्या बोलते हैं? सुदर्शन सेतु उसको कहा जाता है, ठीक है। 7 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री ने इसका आधारशिला रखा था। सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर है और 900 मीटर ये चौड़ा है, ठीक है, केवल। यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। तो देश का सबसे लंबा केबल आधारित यह सेतु है, ठीक है। केबल के ऊपर बना हुआ है, नीचे पोल वोल नहीं है, केबल के ऊपर ही है, ठीक है। 4 लेन ये है रोड। इसकी चौड़ाई 27.20 मीटर है और दोनों तरफ से 2.5 मीटर के इसमें फुटपाथ भी छोड़े गए हैं, ठीक है। इस सेतु के निर्माण के बाद द्वारका एवं बेट द्वारका के बीच यात्रा करने में समय की कटौती होगी। पहले नाव से जाना पड़ता था, ज़्यादा टाइम लगता था, अब सेतु बना दिया गया है तो अब आराम से जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपका है आज की क्लास का, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। तो वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। ध्यानतव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था। अब इसमें क्या नया पढ़ने को मिला है, देखिए 8 फरवरी 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध सह योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध योजना मंजूरी दी गई है 8 फरवरी 2024 को। अब इसमें क्या है, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया। यह पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है। जो पीएम मत्स्य संपदा योजना है उसकी ये उप योजना है। यह उप योजना सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से और 2026-27 तक लागू होगी। तो 2023-24 से 26-27 तक लागू होगी, 4 वर्षों की अवधि के लिए होगी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन करना। ठीक है, तो जो लघु और सूक्ष्म उद्यम है मत्स्य पालन संबंधित उनको बढ़ावा करना और औपचारिक करना, इसको थोड़ा फॉर्मलाइज करना मत्स्य पालन को। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिकता संहिता लागू की है। ठीक है, तो भारत के संविधान भाग 4 राज्य के नीति तत्व हैं, अनुच्छेद 44 के स्तर स्थित है। ठीक है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म और जाति से हो के लिए समान कानून हो। कि समान नागरिक संहिता देश में एक कानून की एक देश एक कानून की अवधारणा है। ठीक, जो आर्टिकल 44 है वो एक देश एक कानून की अवधारणा पे आधारित है। आगे क्या है, 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। ठीक है, तो 2024 में एक विधेयक पारित किया गया उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक 2024। 6 फरवरी 2024 को यह विधेयक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के विधानसभा से पारित हुआ। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 11 मार्च 2024 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के 2024 के विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। जो राज्यपाल वहां के थे उन्होंने क्या किया कि विधेयक को रोक के रखा और राष्ट्रपति के पास भेज दिया अनुच्छेद 201 के तहत। तो जब 200 के तहत भेज दिया तो 201 के तहत राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है, जिसे 201 क्या है कि जिसे कोई भी राज्यपाल जो है ना, अगर कोई विधेयक विशेष अनुमति के लिए और राष्ट्रपति के लिए रख सकता है तो वही किया होगा वहां के राज्यपाल ने। ठीक है, इस प्रकार यह उत्तराखंड के अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2024 के 12 मार्च 2024 को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विवाह या विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध विषय कानूनों के तत्व संबंधी मामलों को नियंत्रित करना। कौन कौन से? ये मैरिज, डाइवोर्स, उत्तराधिकार या सक्सेशन या लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक कानून इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा। उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होगा जो उस क्षेत्र के बाहर अधिवासित हैं जिस पर इस संहिता का विस्तार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 सहपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर यह इस संहिता का आविष्कार कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। मतलब 366 के तहत 366 के तहत 25 और सहपठित 342 के तहत अगर कोई जनजातीय है या जनजातीय सदस्य है उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो जनजातियों को अपना प्रिविलेज मिला हुआ है अपने हिसाब से शादी विवाह करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आपके आज क्लास का है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। ये क्या है? तो जो अभी आपको पता होगा कि 24 जनवरी 2024 को ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो उसके विषय में कौन कौन से फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन तो बनना है। ठीक है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र न्यास की स्थापना की है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है तभी बताया जाएगा इसमें, नित्य गोपाल दास। ठीक है, तो 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस न्यास के गठन की घोषणा की।
कब की है? 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस न्यास के गठन की घोषणा की है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी है। तो 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और 5 फरवरी 2020 को न्यास के बनाने के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के बाल रूप के विग्रह विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है। तो जो 22 नहीं 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा कब की गई है? 24 जनवरी को 22 जनवरी को की गई है। ठीक है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास उपस्थित रहे। तो देखो 5 लोग उपस्थित थे: नरेंद्र मोदी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान बनने से पूर्व 11 दिन का यम नियम का कठोरता से पालन किया। तो जो 11 दिन का यम नियम होता है उसका कठोरता से पालन किया। तो मतलब 11 दिन का उन्होंने व्रत किया इस मंदिर की प्रतिष्ठा में यजमान बनने से पूर्व। ठीक है। 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री ने तो कौन कौन से मंदिर गए हो? जो 11 दिन का व्रत था उसमें कई मंदिर पर उन्होंने दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। कालाराम मंदिर, पंचवटी धाम नासिक, पवित्र त्रियापर श्री रामस्वामी मंदिर केरला, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, श्री अल्लुमी रामस्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु, गुरुवायूर मंदिर केरला, कोट्टादारम स्वामी मंदिर धनुषकोडी तमिलनाडु जैसे स्थानों पर इन्होंने यात्रा की जो किसी न किसी रूप से भगवान राम से संबंधित है। तो मतलब विभिन्न मंदिर हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, इससे पूछ सकता है। करंट अफेयर में नहीं पूछेगा लेकिन पूछ लेगा कि ये गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो पूछ सकता है केरला में है। ठीक है। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रस्ताव पारित किया। तो जो 24 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था। ठीक है। इसमें चर्चा भी हुई थी। श्री राम लला की प्रतिमा, अब देखिए जो राम लला की प्रतिमा है उसमें क्या क्या विशेष है देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में गर्भगृह में श्री राम लला की प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई थी। देखो 22 को तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है लेकिन इसको स्थापना कब की गई है? 18 जनवरी 2024 को ये स्थापित कर दी है, जबकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है। प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर या काले ग्रेनाइट के पत्थर का प्रयोग किया गया है। जो मूर्ति बनी है वो कृष्णशिला पत्थर काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है जो कि 2.5 अरब वर्ष पुराने पत्थर हैं। ठीक है। श्री राम लला की मूर्ति का वजन कितना है? 200 किलोग्राम की मूर्ति है। इसका वजन 200 किलोग्राम की है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 4 फीट 4.24 फीट 4.24 फीट। ठीक है। 4.24 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है। 5 वर्ष की आयु के श्री राम लला की खड़ी मुद्रा को दर्शाया गया है। तो जो इनमें मूर्ति बनाई गई है वो 5 वर्ष की आयु की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है। श्री राम लला को कमल के फूल के आकार के आधार पर खड़ी हुई मुद्रा में दर्शाया गया। तो कमल के फूल पे ऊपर से इनको विराजमान किया गया है। ठीक है। श्री राम लला की इस प्रतिमा में दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया। जो मूर्ति है उसके आप तरफ देखे होंगे कि बगल में छोटा छोटा 10 अवतार हैं। 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक है। तो 10 अवतारों को दिखाया गया है। ठीक है। मूर्ति के ऊपरी हिस्से में सूर्य भगवान और दोनों तरफ के गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा आदि को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। जो ऊपरी हिस्सा है उसमें सूर्य भगवान को रखा गया है और दोनों तरफ जो गोलाकार हिस्सा है उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना है, ओम लिखा हुआ है, चक्र और आपका गदा भी उसमें बना हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबकि निचले हिस्से में एक तरफ जो मूर्ति का निचला हिस्सा है एक तरफ हनुमान जी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ गरुड़ जो कि विष्णु का वाहन है उसको बैठाया गया है। ठीक है। तो एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को बैठाया गया है। श्री राम लला की इस प्रतिमा के मूर्तिकार कर्नाटका के अरुण योगीराज हैं। तो जो कर्नाटका के अरुण योगीराज हैं उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। ठीक है। श्री राम लला की इस प्रतिमा को बालक राम के नाम से जाना जाता है। तो जो ये प्रतिमा है इसको बालक राम के नाम से जाना जाता है। बालक राम के नाम से जाना जाता है। अब जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है उसकी विशेषता क्या क्या है? जो मंदिर है उसकी भी विशेषता है ना। ये तो मूर्ति जो पहले आपको बताया गया है ये मूर्ति की विशेषता है क्या क्या मूर्ति में।
तो मंदिर की विशेषताएं में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली से होता है। तो पूछ सकता है ना कि किस शैली से हो रहा है, नागर शैली से। आपको पता होगा कि उत्तरी भारत में नागर शैली से होता है और मध्य भारत में बेसर शैली, और जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ द्रविड़ शैली से मंदिरों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि नागर, बेसर और द्रविड़ शैली में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, मंदिरों की लंबाई 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिला है। तो कितनी मंजिला है, 3 मंजिल मंदिर होगी। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट की होगी। मंदिर के कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। तो कुल मंदिर में 392 खंभे लगे हैं और 44 द्वार हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला की बाल रूप प्रतिमा है तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। तो जो गर्भगृह में तो राम लला की प्रतिमा है और प्रथम तल पे क्या है, राम दरबार लगाया जाएगा। ठीक है, मंदिर में 5 मंडप होंगे। जो मंदिर में 5 मंडप है, तो कौन कौन से मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ठीक है, तो 5 मंडप कौन कौन से हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मंडपों को पार करने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह में पहुंचेंगे। तो जब 5 मंडप को पार करते हैं तब तो आप गर्भगृह में पहुंचेंगे। ठीक है, मंदिरों के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा जिसकी लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट की होगी। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान शिव, भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान शिव और गणपति की मूर्ति होगी। जो मंदिर है, राम जन्मभूमि मंदिर है, उसके चारों कोनों पर कौन कौन से मंदिर होंगे, तो सूर्य का मंदिर होगा, माँ भगवती दुर्गा का होगा, भगवान शिव का होगा और गणपति के मंदिर बनाए जाएंगे। ठीक है, मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। तो मंदिर के समीप तो सीताकूप विद्यमान है ही है। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिरों में जो मंदिर परिसर है, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर, तो राम लला का मंदिर तो एक है, लेकिन जो परिसर है उसमें बहुत सारे मंदिर बनने हैं ना। तो उसमें कौन कौन से मंदिर बनने हैं, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर, महर्षि विश्वामित्र मंदिर, महर्षि अगस्त्य मंदिर, निषाद राज का मंदिर, माता सबरी का मंदिर और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या का मंदिर उसमें बनाया जाना है। ठीक है, मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। तो देखिए इसकी विशेषता यह है कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो पूर्णतः पत्थर को काट के बनाया जा रहा है, उसमें कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर, लकड़ी, पीतल सहित सभी सामग्रियां देश के अलग अलग देशों से जुटाई गई हैं। तो जो सामग्रियां आई हैं अलग अलग जगह से। अब कहाँ से आई हैं, देखिए जो इसमें लगने वाला गुलाबी रंग का पत्थर है, जो गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है वो राजस्थान से आया है। उच्च गुणवत्ता का टीका का लकड़ी का महाराष्ट्र आया है। जो टीका का लकड़ी है वो कहाँ से आया है, महाराष्ट्र से। तो पत्थर कहाँ से आया है, राजस्थान से। टीका की लकड़ी महाराष्ट्र से आई है। तेलंगाना एवं कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर आए हैं। तेलंगाना और कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर आए हैं। ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश के, जबकि 42 घंटियां तमिलनाडु से। तो जो ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश से और 42 घंटियां तमिलनाडु से। ब्रासवेयर मतलब जो कांसे के सामान है, जो बर्तन है वो मुरादाबाद से मंगाए गए हैं। ठीक है, बाकी का जो 42 घंटियां वो कहाँ से आई हैं, तमिलनाडु से आई हैं। हस्तशिल्प वाले लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद, तेलंगाना से लाए गए हैं। तो हस्तशिल्प वाले लकड़ी के दरवाजे कहाँ से लाए गए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना से लाए गए हैं। ठीक है, ध्यानतब है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य स्थापति चंद्रकांत सोमपुरा है। जो इसके मुख्य स्थापत्य हैं, जो इनका निर्माण, जो इसके मुख्य आर्किटेक्चर हैं, जो इसके मतलब जो उसका निर्माण करा रहे हैं, उनका नाम क्या है, चंद्रकांत सोमपुरा। और अरुण योगीराज ने मूर्ति बनाई है, खाली अरुण योगीराज ने खाली मूर्ति बनाई है। और पूरा मंदिर जो बना रहे हैं वो कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की एक अनूठी विशेषता इसका सूर्य तिलक है। तो आपको पता होगा कि जो रामनवमी हुई थी तो एक सूर्य तिलक हुआ था, मतलब कि वहाँ पे 5-10 मिनट के लिए भगवान राम के एकदम मस्तक पे सूर्य की रोशनी चमकती है। ठीक है, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष श्री रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे से लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री राम लला की मूर्ति पर माथे पर पड़ेंगी। ठीक है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके हेतु भारतीय खगोलिक संस्थान बेंगलोरी सूर्य पथ एवं प्रकाशिक तकनीक का सहायता लेगा। ध्यानतब है कि CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने ही सूर्य तिलक तंत्र का डिजाइन किया है। तो जो रुड़की का CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, इसने इस सूर्य तिलक को डिजाइन किया कि किस तरह से सूर्य के तिलक को उनका अभिषेक कराया जाएगा। ठीक है, इस संस्थान के मुख्य मंदिर संरचनात्मक डिजाइन में भी योगदान दिया है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्र मंगलयान। अब देखिए जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो विभिन्न राज्यों से आए हुए वाद्य यंत्रों को भी बजाया गया था। कौन कौन से वाद्य यंत्र, श्री राम लला के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर
आयोजित समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों के वाद्य यंत्रों का मंगल वादन किया गया। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का क्या क्या बजाया गया था? ये उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी और ढोलक को बजाया गया था। तो उत्तर प्रदेश के किन वाद्य यंत्रों को? पखावज, बांसुरी और ढोलक को बजाया गया था। कर्नाटका के बीड़ा को, पंजाब की अलगोजा को, महाराष्ट्र के सुंदरी को, उड़ीसा के मादल को, मध्य प्रदेश के संतूर को, मणिपुर के पुंग को, असम के नगाड़ा और काली को, छत्तीसगढ़ के तंबूरा को, दिल्ली के सनाई को, राजस्थान के रावणहत्ता को, पश्चिम बंगाल के श्रीखोल सरोद को, तमिलनाडु के नागस्वरम ताविल या मृदंगम को, आंध्र प्रदेश का घटम, आंध्र प्रदेश में घटम बजाया गया, झारखंड के सितार को, गुजरात के संतार को, बिहार के पखावज को और उत्तराखंड के हुडका को यहाँ पे बनाया गया था उद्घाटन समारोह में। सबसे ज्यादा आपको याद क्या रखना है? आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश का याद रखना है। उत्तर प्रदेश वाले याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पखावज, बांसुरी और ढोलक को बजाया गया था। पखावज, बांसुरी और ढोलक को। और बिहार की क्या बनाया गया था? अब बिहार का बीपीएससी का जो एग्जाम दे रहे हो उनको याद रखना है कि बिहार का एकमात्र वाद्य यंत्र पखावज को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में बजाया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपके 4 पॉइंट जो आपके अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अपना कुछ राय देना चाहे तो भी दे सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेंगे पुराने वीडियोज़ को। क्रॉनिकल मैगजीन को भी आप पढ़ना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।